हेलो एवरीवन। तो मैं वापस आ गया हूँ कुछ नए वीडियोस और नए कॉन्सेप्ट्स जो फिज़िक्स में हैं आपके साथ शेयर करने के लिए। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे विस्कोसिटी के बारे में। विस्कोसिटी क्या है और अपना जो ऑनगोइंग चैप्टर है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स उसको अब धीरे धीरे ख़त्म कर लेते हैं। तो देखो, विस्कोसिटी की बात जो होगी वो फ्लूइड्स के लिए होती है, मतलब फ्लूइड्स मतलब लिक्विड्स और गैसेस। देखो, सॉलिड्स के केस में हम लोगों ने फ्रिक्शन के बारे में पढ़ा था। मतलब अगर मान लो दो बॉडी है, जैसे मान लो एक सरफेस है, ये किसी बॉडी का सरफेस है और उसके ऊपर दूसरा बॉडी है। अगर ये दूसरा बॉडी पहले बॉडी के रिस्पेक्ट में मूव होता है तो इस मोशन को, इस रिलेटिव मोशन को जो दूसरा बॉडी है वो रेजिस्ट करता है, उस पर फ्रिक्शन लगता है। तो एक बॉडी जब दूसरे बॉडी पे मूव करती है तो दोनों सरफेस के बीच में क्या होता है, फ्रिक्शन होता है। ये फ्रिक्शन इन दोनों के रिलेटिव मोशन को रेजिस्ट करता है, ठीक है, रोकने की कोशिश करता है। तो इस फोर्स को हम लोग फ्रिक्शन बोलते हैं और ये फ्रिक्शन रिलेटिव मोशन को कम करता है, रिलेटिव मोशन को रोकने की कोशिश करता है, रेजिस्ट करता है। कुछ इसी तरीके का जो फ्रिक्शन होता है वो आपके लिक्विड्स में और गैसेस में भी होते हैं। जैसे अगर मान लो मैं यहाँ पे लिक्विड की बात करूँ तो आप लोगों को पता होगा कि अगर मैं इस दीवार पर, अगर मान लो यहाँ पे दीवार है और दीवार पे दो ड्रॉप डालूँ, एक हनी का और दूसरा मान लेते हैं वाटर का, तो हम लोग को पता है कि वाटर का जो ड्रॉप है वो झट से नीचे आ जाएगा, लेकिन हनी का जो ड्रॉप है वो नीचे आने में टाइम लगाएगा। उसका रीज़न देखो क्या होता है। अगर मान लो मैं एक ट्यूब लेता हूँ और इस ट्यूब के अंदर एक फ्लूइड फ्लो हो रहा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक एक पर्टिकुलर फ्लूइड फ्लो हो रहा है, तो हम मान के चल सकते हैं कि उस फ्लूइड के बहुत सारे लेयर्स हैं, समझे, ऐसे बहुत सारे, या फिर इवन ऐसे भी अगर कोई फ्लूइड फ्लो होता है तो उसके बहुत सारे लेयर्स है और ये सारे लेयर्स इस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। जब ये लेयर्स आगे बढ़ते हैं तो एक्चुअली में होता क्या है कि एक लेयर दूसरे लेयर के ऊपर घिसता है। जैसे एक बॉडी दूसरे बॉडी पर, एक सरफेस पर दूसरा सरफेस जब हम रखते हैं और एक बॉडी जब दूसरे बॉडी पर मूव करता है तो घिसता है दोनों, और यहाँ पे फ्रिक्शन पैदा हो जाता है। ये फ्रिक्शन इन दोनों के रिलेटिव मोशन को रेजिस्ट करता है। उसी तरीके से जब एक लिक्विड फ्लो होता है तो यहाँ पे हम मान के चल सकते हैं लिक्विड के बहुत सारे लेयर्स हैं और ये सारे लेयर्स एक के ऊपर एक सब ऐसे आगे मूव कर रहे हैं। एक लेयर दूसरे लेयर पर ऐसे मान के चलो कि घिसता है, जैसे ये घिस रहा है, और यहां पे भी फ्रिक्शन पैदा होता है। मतलब एक लेयर दूसरे लेयर को क्या करता है, दोनों के रिलेटिव मोशन को रेजिस्ट करता है। यहां पे जो फ्रिक्शन पैदा होता है, ये जो प्रॉपर्टी है बॉडी की, फ्लूइड की, जिसमें एक लेयर दूसरे लेयर पे एक रेजिस्टिव फोर्स एग्जर्ट करता है, रोकने वाला फोर्स एग्जर्ट करता है फ्रिक्शन की तरह। यहां पे उसको हम फ्रिक्शन नहीं बोल रहे हैं, बल्कि इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोल देते हैं, विस्कोसिटी बोल देते हैं। और जो फोर्स लग रहा है, फ्रिक्शन वाला फोर्स लग रहा है, उसको हम फ्रिक्शनल फोर्स नहीं बोलते बल्कि यहां पे विस्कस फोर्स बोलते हैं। तो ये समझ लो कि विस्कोसिटी इज नथिंग बट लाइक फ्रिक्शन इन केस ऑफ लिक्विड्स एंड गैसेस। सॉलिड्स में जो चीज फ्रिक्शन था उसी चीज को यहाँ पे हम लोग लिक्विड्स और गैसेस में विस्कोसिटी बोल देते हैं, और वो जो फोर्स होता है फ्रिक्शन वाला, विस्कोसिटी वाला फोर्स, उसको हम लोग विस्कस फोर्स बोल देते हैं। तो यहाँ पे होता क्या है कि आपका जो हनी है और वाटर है, जब इन दोनों के ड्रॉप को आप यहाँ पे रखोगे तो हनी के जो लेयर्स होते हैं लिक्विड के, उनके बीच में फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा होता है, मतलब विस्कोसिटी बहुत ज़्यादा होता है। यहाँ पे हम वर्ड फ्रिक्शन यूज़ नहीं करते हैं, विस्कोसिटी यूज़ करते हैं। लेयर्स के बीच में विस्कोसिटी अगर ज़्यादा है तो सारे लेयर्स एक दूसरे को रोकने की कोशिश करेंगे, फ्रिक्शन है ना, विस्कस फोर्स लगना चालू हो जाएगा, जिसकी वजह से लेयर्स जो है एक दूसरे को स्लो कर देते हैं। तो ये स्लोली सारे लेयर्स नीचे आते हैं, क्योंकि हनी के लेयर्स एक दूसरे को रोकने की कोशिश करते हैं बिकॉज दे हैव लार्ज विस्कोसिटी। लेकिन वाटर के लेयर्स के बीच में विस्कोसिटी कम होता है, क्योंकि वाटर लेस विस्कस फ्लूइड है। इसमें क्योंकि विस्कोसिटी कम होता है तो लेयर्स एक दूसरे को रोकते नहीं है, बल्कि रोकने का जो फोर्स है बहुत कम होता है, राइट। तो इसकी वजह से होता क्या है कि बहुत फास्ट नीचे आ जाता है। लेयर्स के बीच में फ्रिक्शन कम है, लेयर्स के बीच में विस्कस फोर्स कम है, विस्कोसिटी कम है, इसलिए वो बहुत जल्दी आ जाता है नीचे। तो हम ये बोलते हैं कि हनी की विस्कोसिटी ज़्यादा है, वाटर की विस्कोसिटी कम है, या फिर हनी इज लेस विस्कस देन वाटर। और ये केस सिर्फ फ्लूइड की बात नहीं कर रहा हूं मैं, इवन जो एयर फ्लो होता है या कोई भी गैस फ्लो होता है, तो गैस के केस में भी यही होता है। डिफरेंट लेयर्स होते हैं हमारे पास, और एक लेयर दूसरे लेयर पर फोर्स
जो फ्रिक्शन जैसा फोर्स है वो एग्जर्ट करता है, जिसको हम लोग विस्कोसिटी बोलते हैं, समझे। और उस फोर्स को विस्कस फोर्स बोलते हैं। तो जितना ज़्यादा विस्कस फोर्स होगा फ्लूइड में, उतना ही वो फ्लूइड के लेयर्स एक दूसरे को रोकने की कोशिश करेगी और उनके मोशन में प्रॉब्लम होगा, समझ गए। तो ये आपकी विस्कोसिटी होती है और विस्कस फोर्स होता है। चलो, इसी विस्कोसिटी में हम क्या करते हैं, फिलहाल अब न्यूटन्स लॉ पढ़ेंगे। न्यूटन ने विस्कोसिटी के लिए लॉ दिया था, तो इसको हम बोल देते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। न्यूटन के लॉ पे जाने से पहले एक कॉन्सेप्ट और हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे, जिसको बोला जाता है वेलोसिटी ग्रेडियंट, ठीक है। तो जैसे मान लो अभी हमने ट्यूब की बात की थी, तो ट्यूब का ये ऊपर वाला हिस्सा है, ठीक है, और ये नीचे वाला हिस्सा कहीं और होगा। फिलहाल मैं नीचे वाला हिस्सा नहीं बना रहा हूँ, पर मान के चलते हैं कि इस ट्यूब में लिक्विड इस तरीके से फ्लो हो रहा है। तो अब देखो, एक लेयर जो होगा वो ट्यूब से अटैच्ड होगा। ट्यूब से अटैच जो भी लेयर होता है वो एक्चुअली में मूव नहीं करता, क्योंकि वो ट्यूब से चिपका हुआ होता है। तो हम इसको बोल देते हैं स्टेशनरी लेयर। लिक्विड हो चाहे फ्लूइड हो, उसका जो एक लेयर होता है जो ट्यूब से अटैच्ड होता है, वो मूव नहीं करेगा, वो फिक्स रहेगा। उसके बाद होता क्या है, धीरे धीरे दूसरा लेयर जो है उसकी स्पीड थोड़ी कम होती है। मतलब ये जो, अगर मैं इस लेयर की बात करूंगा, मान लो फर्स्ट लेयर है, तो इसकी स्पीड जो है थोड़ी कम होगी। उसके बाद का लेयर का जो स्पीड है उसका ज़्यादा होगा स्पीड, उसके बाद का लेयर का स्पीड और ज़्यादा होगा। ये मान लेते हैं बीच वाला, एग्जैक्टली बीच वाला लेयर जिसका स्पीड सबसे ज़्यादा होता है। उसके बाद फिर अगर देखने जाओगे तो स्पीड आपका हो जाएगा कम, और धीरे धीरे फिर स्पीड कम होता जाएगा। फिर ये ट्यूब का दूसरा हिस्सा है, फिर से स्टेशनरी लेयर आ गया आपका, और इस लेयर से जो भी चिपका हुआ, मतलब इस ट्यूब के पार्ट से जो भी चिपका हुआ होगा वो लेयर स्टेशनरी होगा। सी, अगर मैं ट्यूब की बात कर रहा हूँ तो ट्यूब में जो ये लेयर होगा वो सर्कुलर होगा। आप इमेजिन कर सकते हो, जैसे मान लो बड़ा सा एक ट्यूब है और इस ट्यूब से लिक्विड ऐसे फ्लो हो रहा है, तो एक लेयर ट्यूब से चिपका हुआ होगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, खाली नीचे वाला मैंने ऊपर वाला हिस्सा बनाया यहाँ पे, ऐसा ये और ये। तो ट्यूब से जो एक लेयर होगा लिक्विड का वो रेस्ट पे होगा, उसको हम स्टेशनरी बोल रहे हैं। फिर उसके बाद अगला लेयर देखोगे तो उसका रेडियस कम हो जाएगा, वो छोटे सर्कल में होगा। वो लेयर जो है ज़्यादा स्पीड से आगे भागता है, एक्चुअली में ऐसा होता है फ्लूइड में। उसके बाद अगला लेयर, आप सेंटर की ओर जा रहे हो, अगला लेयर जो है उसकी स्पीड और ज़्यादा हो जाएगी। फिर उसके अंदर का लेयर, अगर मैं 3 डिमेंशनली ऐसे बनाऊँ तो ऐसे बात कर रहा हूँ मैं, ये आपका फ्लूइड है, तो ये वाला लेयर जो होगा वो रेस्ट पे होगा। इसका ये वाला लेयर जो है वो थोड़ा ज़्यादा स्पीड से भागेगा। फिर इसका अगला लेयर जो होगा उसका स्पीड और ज़्यादा हो जाएगा। जैसे जैसे आप सेंटर के करीब जाओगे लेयर का स्पीड बढ़ता जाएगा, वो फास्ट भागने लगता है। ये वाला लेयर बीच वाला और फास्ट हो जाएगा, उसके बाद का लेयर और फास्ट हो जाएगा, और जो एग्जैक्टली में बीच में लेयर होगा ये सबसे फास्ट भागेगा। तो हमने किया क्या है, ऊपर से ये पूरा का पूरा लेयर ऐसे बना दिया है, समझ गए। स्टेशनरी लेयर, स्पीड जो है वो बढ़ता जा रहा है, मैक्सिमम स्पीड बीच में आ गया, उसके बाद फिर से स्पीड कम होता जाएगा, और ये लास्ट वाला जो चिपका हुआ लेयर है वो फिर से रेस्ट पे आ जाएगा, ठीक है। आपने ये एग्जाम्पल देखा होगा, जैसे अगर आप कोई चाय ले लो, एक कप में चाय लो और उसको ज़ोर से घोल दो, तो घोलने के बाद क्या होता है, आप क्लियरली देख सकते हो कि जो लास्ट वाला लेयर होता है जो कप के साथ चिपका हुआ होता है वो रेस्ट पे होता है, और जैसे जैसे सेंटर पे आते जाओगे आपको लेयर का स्पीड फास्ट होता हुआ नजर आएगा, ठीक है। तो वो एक्चुअली भी जगह पे ही घूम रहा है। वैसे ही केस कुछ कैसा होता है जब फ्लूइड फ्लो होता है, तो जब फ्लो होता है तो लास्ट वाला पाइप से चिपका हुआ लेयर रेस्ट पे, धीरे धीरे अंदर जाओगे तो लेयर की स्पीड बढ़ते चले जाती है, राइट। ये यहाँ पे केस है। तो मैं यहाँ पे काम करता हूँ, ये पार्ट यहाँ तक हटा देता हूँ। आई होप आप लोगों को क्लियरली समझ में आ गया होगा। अब देखो यहाँ पे होता क्या है कि जैसे जैसे आपका डिस्टेंस चेंज होगा वैसे वैसे लेयर का स्पीड भी चेंज हो जाता है। तो मान लो यहाँ पे इसका स्पीड जो है वो v होगा, क्या v, इस लेयर का स्पीड v है, और इस लेयर का स्पीड v प्लस डेल्टा v है। मतलब डेल्टा v इतना स्पीड इंक्रीज हो गया है। जब आप इस लेयर से इस लेयर पे आए तो कितना इंक्रीज हुआ, डेल्टा v। और हम ये मान के चलते हैं कि इन दोनों लेयर के बीच का जो डिस्टेंस है वो डेल्टा l ले लो, डेल्टा l। अब कई जगह पे इसको डेल्टा y लेते हैं, कई जगह पे डेल्टा x लेते हैं, तो वो तो अपने अपने नोटेशन की बात है, जिसको जो प्रेफर करता है। बाकी मैं यहाँ पे डेल्टा l ले रहा हूँ।
इसका मतलब क्या कि अगर आपने डेल्टा एल, दो लेयर्स के बीच का डिस्टेंस अगर डेल्टा एल है तो उनके बीच में जो स्पीड का डिफरेंस होगा वो डेल्टा वी होगा, राइट। अगर ये डिस्टेंस आप कम कर दो तो आपका स्पीड में जो डिफरेंस है वो भी कम हो जाएगा, समझे। तो इसका मतलब जितना ज्यादा, जैसे मान लो अभी ये वाला डिफरेंस देखो, ये कितना ज्यादा डिफरेंस है, तो अगर आपने ज्यादा डिस्टेंस ले लिया तो इसके और इस लेयर के बीच का स्पीड का भी डिफरेंस ज्यादा हो जाएगा। तो हमने किया क्या, हमने चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट लेंथ ऐसे डिफाइन कर दिया और इसको बोल दिया कि ये क्या है, वेलोसिटी ग्रेडियंट। दिस इज व्हाट यू कॉल्ड वेलोसिटी ग्रेडियंट। मतलब 1 मीटर लेंथ में कितनी वेलोसिटी आपकी चेंज हो जा रही है। अगर आप डिस्टेंस 1 मीटर से चेंज कर रहे हो तो स्पीड में कितना चेंज आ रहा है, तो चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय चेंज इन लेंथ या फिर डिस्टेंस बिटवीन द लेयर्स, इसको हमने वेलोसिटी ग्रेडियंट नाम दे दिया। अब इसको थोड़ा समझो, वेलोसिटी ग्रेडियंट का मतलब क्या है। अगर वेलोसिटी ग्रेडियंट ज्यादा है, इसका मतलब क्या, आपका स्पीड जो है बहुत जल्दी जल्दी बदल रहा है, कम डिस्टेंस में ही स्पीड बहुत ज्यादा चेंज हो जा रहा है। अगर आपका वेलोसिटी ग्रेडियंट कम है तो इसका मतलब आप बहुत डिस्टेंस चेंज करने पर भी आपका स्पीड ज्यादा नहीं हो रहा है। इन केस अगर आपके सारे के सारे लेयर सेम स्पीड से मूव करते हैं, सेम स्पीड से, तो डिस्टेंस बदलने पर भी, काफी डिस्टेंस बदलने पर भी आपका स्पीड तो चेंज नहीं हो रहा है, वेलोसिटी चेंज नहीं हो रहा है, तब आपका वेलोसिटी ग्रेडियंट 0 आ जाएगा, समझे। तो अगर स्पीड बहुत जल्दी जल्दी चेंज हो रहा है, वेलोसिटी ग्रेडियंट ज्यादा होगा। अगर स्पीड बड़े आराम से बहुत टाइम तक बहुत नीचे आओगे तब चेंज हो रहा है, तो आपकी वेलोसिटी ग्रेडियंट कम हो जाएगी। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम लोग न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी पे। तो न्यूटन ने क्या कहा कि दो लेयर के बीच में जो विस्कस फोर्स लगता है, विस्कस फोर्स मैंने बता दिया, विस्कोसिटी की वजह से जो रेजिस्टिंग फोर्स लगता है उसको हम लोग विस्कस फोर्स बोलते हैं। तो मान लो आपके पास ये दो लेयर ऑफ लिक्विड इस तरीके से है, एक लेयर यहाँ पे है, दूसरा लेयर आपका यहाँ पे है, और ये दोनों लेयर ऑब्वियस बात है आगे मूव कर रहा है। तो भाई देखो, इसका स्पीड अगर v है और इसका v प्लस डेल्टा v है और इनके बीच का डिस्टेंस जो है वो डेल्टा l हमने मान के रखा, तो हमको पता है कि वेलोसिटी ग्रेडियंट क्या होगा, बताओ। वेलोसिटी ग्रेडियंट इस केस में हो जाएगा डेल्टा v बाय डेल्टा l, और ये लेयर जो है आगे बढ़ रहा है, इनके बीच में फोर्स लगेगा, और भी बहुत सारे लेयर्स होंगे ना, तो सारे लेयर्स क्या करेंगे, एक दूसरे के बीच में विस्कस फोर्स लगाएंगे और एक दूसरे को रोकने की कोशिश करेंगे। वो जो विस्कस फोर्स होता है, न्यूटन ने कहा विस्कस फोर्स दो लेयर्स के बीच का F, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ द लेयर। मतलब आपका जो लेयर है, जितना बड़ा लेयर आपने लिया है, आपका जितना बड़ा लेयर होगा, जितना बड़ा आपका ट्यूब होगा उतना ही बड़ा लेयर होगा, जितना ज्यादा बड़ा लेयर का एरिया होगा उतना ही ज्यादा विस्कस फोर्स लगेगा। सो दिस विस्कस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया। और दूसरी बात बताइए कि ये विस्कस फोर्स जो है वो डेल्टा वी बाय डेल्टा एक्स, मतलब डेल्टा वी बाय डेल्टा एल, मतलब पोटेंशियल ग्रेडियंट पे भी डिपेंड करता है। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट जो है वो लिक्विड पे डिपेंड करेगा। अगर पोटेंशियल ग्रेडियंट बोल रहा हूं मैं, सॉरी, इट इज वेलोसिटी ग्रेडियंट। वेलोसिटी ग्रेडियंट जितना ज्यादा रहा उतना ही ज्यादा आपका जो विस्कस फोर्स भी होगा। तो दो लेयर के बीच में कितना ज्यादा विस्कस फोर्स लग रहा है, ये दो चीजों पे डिपेंड करता है, कितना बड़ा एरिया लिया आपने और कितना ज्यादा उसका वेलोसिटी ग्रेडियंट है। अगर आप इन दोनों को कंबाइन कर दो तो F विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A डेल्टा V बाय डेल्टा L हो जाएगा, ओके। और यहाँ पे आपके पास एक कांस्टेंट आ जाएगा, इस कांस्टेंट को हम ईटा ऐसे लिखते हैं, ईटा A डेल्टा V बाय डेल्टा L। इस ईटा को बोला जाता है कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। अब इस ईटा से हमको क्या पता चलता है वो देखते हैं। तो यहाँ पे इस फॉर्मूले के हिसाब से ईटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, बताओ। A नीचे आ जाएगा, डेल्टा V बाय डेल्टा एक्स भी नीचे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा F अपॉन A डेल्टा V बाय डेल्टा L। ये आपका ईटा है, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का वैल्यू, ठीक है। अब सुनो, अच्छा इस केस में देखते हैं ईटा का एक्चुअल मतलब क्या होता है। जैसे मान लो अगर आपने एक फ्लूइड लिया
और फ्लूइड के केस में उसका एरिया जो है लेयर, इतना ही लेयर लिया, 1 मीटर स्क्वायर एरिया का लेयर ले लिया, और आपने डेल्टा वी बाय डेल्टा एल का वैल्यू मेक श्योर किया कि वो 1, अच्छा डेल्टा वी बाय डेल्टा एल वेलोसिटी ग्रेडियंट का एसआई यूनिट क्या होगा बताओ, एसआई यूनिट क्या होगा, डेल्टा वी चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी मतलब मीटर पर सेकेंड, और लेंथ जो होता है वो मीटर होता है, तो मीटर मीटर कैंसिल हो जाएगा, सेकेंड इनवर्स, तो वेलोसिटी ग्रेडियंट का यूनिट क्या होता है, सेकेंड इनवर्स। तो यहाँ पे 1 सेकेंड इनवर्स मैंने ले लिया वेलोसिटी ग्रेडियंट, और एरिया मान लो मैंने 1 मीटर स्क्वायर ले लिया, दोनों का वैल्यू 1 1 यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करोगे तो ईटा का वैल्यू आपका आ जाएगा एफ। इसका मतलब कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ईटा इज नथिंग बट विस्कस फोर्स। ये विस्कस फोर्स ही होता है जब आपके लेयर का एरिया 1 हो जाए और उसका वेलोसिटी ग्रेडियंट भी 1 हो जाए। तो मान लो यहाँ पे मैंने 2 लिक्विड रखा है, लिक्विड ए और लिक्विड बी। लिक्विड ए के केस में भी हमने एरिया और ये डेल्टा वी बाय डेल्टा एल दोनों 1 कर दिया, और लिक्विड बी के केस में भी मैंने एरिया और डेल्टा वी बाय डेल्टा एल का वैल्यू मैंने 1 कर दिया, दोनों के केस में दोनों को 1 कर दिया। और मैंने ये देखा कि ए के केस में फोर्स जो है वो ज्यादा आ रहा है और बी के केस में अब फोर्स कम आ रहा है, ये सब कुछ सेम करने के बाद। तो जाहिर सी बात है कि अगर आप ये दोनों 1 कर दोगे तो जो भी फोर्स का वैल्यू, विस्कस फोर्स का वैल्यू आप कैलकुलेट करोगे, दैट विस्कस फोर्स इज इक्वल टू ईटा, दैट इज कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। तो कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इज नथिंग बट विस्कस फोर्स ओनली, लेकिन कब, जब आपने एरिया 1 मीटर स्क्वायर किया है और वेलोसिटी ग्रेडियंट 1 सेकेंड इनवर्स कर रखा है। तो एक्चुअली में मटेरियल पर डिपेंड करता है। जैसे मटेरियल अगर ए लिक्विड अलग है, बी लिक्विड अलग है, तो ऐसे केस में आपको दोनों का ईटा का वैल्यू अलग अलग आएगा, समझे। तो अगर आपने कंडीशन सेम भी कर दिया, जैसे कि सेम एरिया ले लिया दोनों लिक्विड का, 2 लिक्विड लिया आपने, दोनों लिक्विड का एरिया सेम रखा है और आपने वेलोसिटी ग्रेडियंट भी सेम रखा है, तो ऐसे केस में जिसका ईटा ज्यादा होगा, जिसका कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ज्यादा होगा, उसके अंदर विस्कस फोर्स भी ज्यादा होगी, समझे। तो एक्चुअली में एक हिसाब से आप देख सकते हो कि बाकी कंडीशंस को कांस्टेंट रखने पर जिसका ईटा ज्यादा होगा, जिसका कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ज्यादा होगा, उस लिक्विड के लेयर्स के बीच में ये विस्कस फोर्स भी ज्यादा होता है। तो एक तरीके से आपका ईटा जो है वो कितना विस्कस फोर्स लगेगा इस फ्लूइड में, उसका आइडिया आपको दे देता, ठीक है। चलिए अब ईटा का मुझे एक बात बताइए, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का एसआई यूनिट क्या होगा, एसआई यूनिट ऑफ ईटा बताइए क्या होगा। देखो ईटा का फॉर्मूला क्या है, फोर्स एरिया डेल्टा वी बाय डेल्टा एक्स। फोर्स का क्या होता है बताओ, न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर, और यहाँ पे देखो इसका सेकेंड इनवर्स है, इसका मतलब 1/s आ जाएगा, वो s ऊपर चला जाएगा। तो हम यहाँ पे देखते हैं इसका यूनिट क्या बन रहा है, न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। तो इसको मैं अच्छे से लिख देता हूँ, समझ गए ना। देखो न्यूटन अपॉन इसका मीटर स्क्वायर, और इसका पर सेकेंड मतलब 1/सेकेंड, और ये 1/सेकेंड मतलब ये s ऊपर चला जाएगा, तो न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। और इसको कई बार ऐसे भी लिखा जाता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हमको पता है पास्कल होता है, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर विल बी पास्कल, और ये हो जाता है पास्कल सेकेंड। तो ये ऐसा यूनिट होगा कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का, और इसको हमने एक नाम भी दे रखा है पॉइजनल, पॉइजनल, उसको शॉर्ट में PI बोलते हैं, पॉइजनल, ओके। दिस इज द एसआई यूनिट। पॉइजनल का मतलब क्या है, पास्कल सेकेंड या फिर न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, ये इसका एसआई यूनिट होगा। वैसे ही अगर हम लोग सीजीएस यूनिट की बात करें, सीजीएस यूनिट ऑफ ईटा, तो न्यूटन की जगह पे आ जाएगा डाइन, डाइन सेकेंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ओके। और इसको हम लोग बोलते हैं शॉर्ट में पॉइज। इसका जो सीजीएस यूनिट होता है उसको हम लोग पॉइज बोलते हैं। अगर इन दोनों में रिलेशन में देखोगे तो 1 पॉइज का वैल्यू अगर एसआई यूनिट में हम लोग देखेंगे तो 0.1 न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर होता है, ठीक है। 1 पॉइज इज इक्वल टू 0.1 न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर होता है। तो ये सारे आगे इसके यूनिट्स। चलो एक काम करते हैं, ईटा का डायमेंशंस भी निकाल लेते हैं। डायमेंशंस ऑफ ईटा क्या होगा बताओ, ये खुद भी काम कर सकते हो तुम, डायमेंशन ऑफ एफ अपॉन डायमेंशंस ऑफ ए, डायमेंशंस ऑफ डेल्टा वी बाय डेल्टा एल। तो फोर्स का डायमेंशन हमको याद होना चाहिए, m1 l1 t-2
एरिया का डायमेंशन हो जाएगा L2। अब इसमें देखो वेलोसिटी का डायमेंशन जो होगा वो L1 t-1 होता है और इसका L1 होता है। तो L1 कैंसिल हो जाएगा और फाइनली हमारे पास t-1 बच जाएगा, इसका डायमेंशन t-1 बच जाएगा। तो अब बताओ फाइनली डायमेंशन क्या होगा। यहाँ पे L2 दिख रहा है आपको, ऊपर जाने के बाद वो हो जाएगा L-1 और t-1 वहाँ जाके प्लस हो जाएगा तो ये t-1 हो जाएगा। तो हमारे पास ईटा का फाइनली डायमेंशन आ चुका है। ये तुम कैलकुलेट खुद भी कर सकते हो, निकाल सकते हो। m⁻1 l⁻−1 m1 l-1 और t-1, ये आपका डायमेंशंस हो गया ईटा, दैट इज कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। तो इस वीडियो में बस इतना ही, हम लोग मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।